इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। जियोग्राफिकली अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो पहला देश हमारा इंडिया, क्योंकि इस धरती के इतिहास में हमारे देश का इतिहास सबसे महान है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि कुछ करोड़ों सालों का इतिहास है हमारे इंडिया का। करोड़ों वर्षों तक कई बाधाओं का सामना करते हुए अकेले ही 9000 किलोमीटर की यात्रा की है। पूरब में मौजूद पूर्वी घाट, पश्चिम में मौजूद पश्चिमी घाट, बीच में मौजूद डेक्कन पठार और हिमालय पर्वत, जिन्हें हिंदुओं की देवभूमि कहा जाता है, ये सब भी हिंसा के साथ ही जन्मे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सब कैसे बने बिल्कुल क्लियर करके एक्सप्लेन करूंगा, और हिमालय से नदियां कैसे उत्पन्न हो रही हैं, उन पर आधारित होकर हम इस देश में कैसे जीवन जी रहे हैं। पूरे 20 करोड़ साल के हमारे देश के इतिहास को 3D एनिमेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर देर किस बात की, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, बर्थ ऑफ आवर ग्रेट इंडिया। 55 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी थी। उस समय केवल 2 महाद्वीप थे, एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। इस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में ही इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और साउथ अमेरिका, ये सभी एक ही खंड में थे। 18 करोड़ सालों तक ऐसा ही चला। कई प्रकार के जानवर, पौधे, जंगल सब एक ही क्षेत्र में निवास करते थे, इसीलिए इस खंड को गोंडवाना नाम दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोंडवाना शब्द भारत में रहने वाले गोंड जनजाति लोगों से और संस्कृत भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा में गोंडवाना का मतलब होता है बहुत बड़ा भूभाग। और 19वीं सदी में जब जियोलॉजिस्ट्स भारत में रॉक फॉर्मेशंस का अध्ययन करने आए, तब भारत में गोंड जनजाति के लोग अधिक मात्रा में निवास करते थे। जियोलॉजिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए गोंड जाति के लोगों के ही क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने वहां पाए गए पत्थरों को गोंडवाना फॉर्मेशंस कहा, उन्हीं गोंड लोगों के नाम पर। इसके बाद कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कभी भारत गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, इसीलिए उस खंड को भारत मूल के गोंडवाना संस्कृत शब्द से नाम दिया गया। 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना खंड का टूटना शुरू हुआ। हमारी पृथ्वी के इतिहास में ये एक बहुत ही हिंसात्मक घटना थी। इतना बड़ा खंड क्यों टूटना शुरू हुआ? तो इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी के अंदर लावा होता है। असल में उसे मैग्मा कहते हैं। अंदर हो तो मैग्मा, वही ऊपर आए तो लावा। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कम घनत्व वाली चीजें ऊपर की ओर धकेली जाती हैं। इसी कारण से लावा हमेशा पृथ्वी की सतह पर आने की कोशिश करता है। इसी वजह से ज्वालामुखी बनते हैं। उसी समय जब लावा सतह तक पहुंचा, तब गोंडवाना खंड में दरारें पैदा हो गई। गोंडवाना खंड के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गया। गोंडवाना खंड 3 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा साउथ अमेरिका बन गया, मुख्य हिस्सा अफ्रीका बन गया, और तीसरे हिस्से में इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। ये तीनों भाग दूर जाकर यात्रा करना शुरू कर दिए और उनके बीच नए समुद्रों का जन्म हुआ। अब इंडिया प्लस मेडागास्कर प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस अंटार्कटिका मिलकर एक ही भाग की तरह यात्रा शुरू किए। इसके बाद 15 करोड़ साल पहले इंडिया और मेडागास्कर के बीच के मैस्करीन प्लेटो क्षेत्र में दोबारा लावा सतह पर आना शुरू हुआ। इसके कारण मेडागास्कर इंडिया से अलग हो गया। यहीं पर इंडिया के लिए एक चमत्कार हुआ। इंडिया जब अलग हो रहा था, तब पृथ्वी के अंदर से ऊपर आया लावा, उसी से वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट बने। भीतर हो रहे प्रेशर और गर्मी की वजह से लावा सतह पर आकर लेयर बाय लेयर जमकर पहाड़ बना देता है। इसी कारण से मैस्करीन प्लेटो से निकले लावा की वजह से एक और मेडागास्कर अलग हुआ, दूसरी ओर हमारे देश को पश्चिमी घाट मिले। यानी अब जो वर्तमान में मौजूद पश्चिमी घाट हैं, उनका जन्म 15 करोड़ साल पहले हुआ। अब इन्हीं वेस्टर्न घाट्स की वजह से साउथ इंडिया में भारी मात्रा में बारिश होती है, अच्छे मौसम आते हैं। कैसे? जून और जुलाई महीनों में अरब सागर से मॉनसून हवाएं चलती हैं। इन हवाओं में नमी अधिक होती है।
इन्हें ही हम ऋतुपवन यानी मॉनसून हवाएं कहते हैं। ये हवाएं जब आती हैं तो हमारे देश के पश्चिमी घाट दीवार की तरह खड़े होकर इन्हें रोकते हैं, इसलिए ये हवाएं घाटों से टकराकर ऊपर उड़ जाती हैं। जब हवा पश्चिमी घाटों से टकराती है तब वो ऊपर जाकर ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है। वो बादल संघनित होकर भारी बारिश में बदल जाते हैं और साउथ इंडिया में बरसते हैं। इन्हीं बारिशों की वजह से आज हमारे यहाँ भरपूर फसलें होती हैं। हम दिन में 3 बार खाना खा पा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गोवा, केरला और कर्नाटका में हरियाली बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा मौसम होता है। इसका कारण यही वेस्टर्न घाट्स हैं। इतना ही नहीं, जब ये पश्चिमी घाट बने तब हमारी इंडियन प्लेट पश्चिम दिशा में थोड़ा ऊपर उठ गई और पूर्व दिशा में थोड़ी नीचे बैठ गई। इसी कारण से साउथ इंडिया की सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अब फिलहाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़े हुए थे। इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। 8 करोड़ साल पहले दोबारा पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होना शुरू हुए, परंतु इस कारण से ईस्टर्न घाट्स का जन्म नहीं हुआ। जैसे वेस्टर्न घाट्स बने वैसे ईस्टर्न घाट्स नहीं बने। ईस्टर्न घाट्स की कहानी अलग है। फिलहाल हमारे देश के पूर्व में ईस्टर्न घाट्स मौजूद हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। ये वेस्टर्न घाट 1750 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और थोड़े से कर्नाटका में भी फैले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही पहाड़ियाँ ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट बेल्ट में भी फैली हुई हैं, क्योंकि भारत में जो पूर्वी घाट हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी बेल्ट के पहाड़ हैं, दोनों एक ही हैं। क्योंकि ये सभी पर्वत 55 करोड़ साल पहले जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना खंड में एक साथ थे तभी बने थे। भारत में मौजूद ईस्टर्न घाट्स और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वेस्ट बेल्ट के पहाड़ों की चट्टानें एक जैसी हैं। दोनों की उम्र एक जैसी है, सेम फॉर्मेशन है, सेम टेक्निक, प्रेशर और हीट है और सेम मैग्नेटिक फील्ड है। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर जियोलॉजिस्ट ने पाया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कभी गोंडवाना खंड में साथ थे। ईस्टर्न घाट्स और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट बेल्ट माउंटेन्स वर्तमान में भले एक जैसे ना दिखते हों, परंतु जियोलॉजिकल स्तर पर दोनों एक जैसे हैं, दोनों सगे भाई जैसे हैं। लेकिन 7 करोड़ साल पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होकर इंडिया नॉर्थ ईस्ट दिशा में यात्रा करने लगा और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग होकर पूरब की दिशा में चल पड़ा। प्रत्युत वर्तमान में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद हमारी इंडियन प्लेट अकेले ही उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुरू की। लेकिन इंडिया के साथ साथ एक और देश भी इस यात्रा में साथ था, वो है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया दोनों शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जियोग्राफिकली दोनों एक ही हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अलग हैं। अब वर्तमान में समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण श्रीलंका से जो कनेक्शन था वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में समुद्र के अंदर ये दोनों देश जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु और केरल या में मौजूद चट्टानें और श्रीलंका के उत्तर में मौजूद चट्टानें एक जैसी हैं और समान आयु की हैं। ज्योग्राफिकली दोनों एक जैसे ही हैं। इसीलिए इंडिया के साथ श्रीलंका भी यात्रा करने लगा। उस समय एक महान महासागर हुआ करता था, टेथिस महासागर। इसी महासागर में इंडिया एक द्वीप की तरह यात्रा करती रही। कुल 9000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ये यात्रा शुरू में थोड़ी धीमी गति से हुई। हर साल इंडियन प्लेट केवल 5 सेंटीमीटर दूरी तय कर रही थी, लेकिन ये स्पीड अगर वर्तमान से तुलना करें तो काफ़ी अधिक थी, क्योंकि अब महाद्वीप हर साल सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर ही खिसकते हैं। इंडिया की ये यात्रा जारी रही, लेकिन इस यात्रा के बीच एक और घटना घटी। वो क्या है? जब हमारी इंडियन प्लेट टेथिस महासागर में यात्रा कर रही थी, लगभग 6 करोड़ साल पहले ये एक हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। वो हॉटस्पॉट अब के रीयूनियन द्वीप के नीचे मौजूद है। जब भारत इस स्थान से गुजरा तो धरती के नीचे से फिर से मैंटल प्लूम यानी लावा ऊपर आया। इस प्रभाव के कारण भारत में ज्वालामुखी बने। इनके कारण आज मौजूद डेक्कन ट्रैप पर्वत बने। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में फैले हुए हैं। साथ ही कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हैं। इन्हें हिंदी में डेक्कन पठार कहते हैं। ये 6 करोड़ साल पहले बने।
6 करोड़ साल पहले। यानी आपको पृथ्वी के इतिहास की एक और घटना याद आनी चाहिए, वही डायनासोर का विलुप्त होना। जब इंडिया टेथिस महासागर में एक द्वीप के रूप में यात्रा कर रहा था, उस समय भारत में भी डायनासोर रहा करते थे। कहाँ से आए थे आप सोच सकते हैं। जब इंडिया गोंडवाना में था, उसी समय से कई प्रकार के जीव भारत में रहने लगे थे। भारत में राजासोरस नामक डायनासोर पाए जाते थे। उन्हें किंग लिजर्ड्स ऑफ नर्मदा कहा जाता था, क्योंकि ये अधिकतर नर्मदा नदी क्षेत्र में निवास करते थे। इसके अलावा टाइटानोसोर्स नामक डायनासोर भी थे। इनकी गर्दन लंबी होती थी। साथ ही इंडोसोरस और लिविसुकस नामक डायनासोर भी भारत में रहते थे। लेकिन उस समय डायनासोर के विलुप्त होने का कारण एक एस्ट्रॉयड था। वो एस्ट्रॉयड 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको में गिरा। उस स्थान को चिक्सुलूप क्रेटर कहा जाता है। सिर्फ वही एक कारण नहीं था उनके विलुप्त होने का, मुख्य कारण तो वही एस्ट्रॉयड ही था। लेकिन उस समय भारत में ज्वालामुखियों का फटना भी एक अन्य कारण था। भारत में मौजूद डेक्कन ट्रैप्स नामक ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ। लावा के बाहर आने से जंगल नष्ट हो गए। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण एसिड रेन कई वर्षों तक होती रही। पेड़ पौधे और जंगल नष्ट हो जाने से उस समय के जानवरों को भोजन की कमी हुई। कई प्रकार के जीव उसी समय विलुप्त हो गए। इन्हीं में डायनासोर भी एक थे। भारत में रहने वाले डायनासोर डेक्कन ट्रैप्स फटने के कारण विलुप्त हो गए। रियूनियन आइलैंड हॉटस्पॉट से गुजरने के बाद हमारी इंडियन प्लेट हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की गति से यात्रा करने लगी। जियोग्राफिकली ये एक बहुत ही अधिक स्पीड मानी जाती है। लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा हमारी इंडिया ने अकेले ही बहुत हाई स्पीड से पूरी कर ली। ये यात्रा पूरी होने के बाद लगभग 5 करोड़ साल पहले हमारी इंडियन प्लेट जाकर यूरासिया प्लेट से टकराई। वह यूरासिया प्लेट अब की एशियन प्लेट है। इस घटना से भारत को एक और अद्भुत चीज मिली, द ग्रेट हिमालयस। हमारी इंडियन प्लेट पतली और हल्की होने के कारण दोनों प्लेट्स के बीच का जमीन हिस्सा बॉयंट फोर्स से ऊपर उठ गया। जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे बढ़ती रही, नीचे का भूभाग ऊपर उठता गया और परत दर परत मुड़ता गया, जिससे उत्तर पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत बने। ये दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे ऊंचे पर्वत हैं। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। भारत, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों में ये फैले हुए हैं। हिमालय पर्वतों से कई नदियां और उपनदियां उत्पन्न होकर हमारे भारत देश में बहती हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जैसी प्रमुख नदियां सभी हिमालय से ही जन्म लेती हैं। इन नदियों से और भी कई उपनदियां निकलती हैं। अब सवाल आता है कि नदियां हिमालय से कैसे जन्म लेती हैं? हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर हैं। इसीलिए हवा जब इन पर्वतों को छूती है तो ऊपर उठ जाती है। ऊपर जाते समय तापमान घटता है, इसलिए वह हवा प्रेसिपिटेशन वर्षण होकर बर्फ के रूप में हिमालय पर गिरती है। हिमालय पर्वत बने हुए अब 5 करोड़ साल हो चुके हैं। इतने करोड़ों वर्षों तक यहाँ बर्फ गिरने के कारण यहाँ हजारों की संख्या में ग्लेशियर बन गए हैं। ग्लेशियर यानी हजारों वर्षों तक जमी हुई बर्फ की विशाल संरचनाएं। ये हमारे हिमालय में हजारों की संख्या में हैं। इन ग्लेशियर्स का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, ये नीचे की ओर खिसकते रहते हैं, और जब पृथ्वी का तापमान थोड़ा बढ़ता है तो ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, उनसे पानी की धाराएं बनती है। ऐसे सैकड़ों ग्लेशियर्स से पिघली हुई बर्फ मिलकर नदियों का निर्माण करती है। हिमालय ऊंचे होने की वजह से ऊपर से नीचे की ओर ये नदियां बहती हैं। साथ ही बारिश के मौसम में जब भारी वर्षा होती है तो वर्षा का पानी भी ग्लेशियरों के पानी के साथ मिलकर इन नदियों को विशाल रूप दे देता है। इसी तरह जन्मी नदियां हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये नदियां लाखों वर्षों से बह रही हैं, इसीलिए ये बहुत दूर तक बहती हैं और अपना खुद का रास्ता बना चुकी हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से जन्म लेती है। ये ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र नदी अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ये तिब्बत में है। सिंधु नदी सेंगे झांगबो ग्लेशियर से जन्म लेती है, ये भी तिब्बत में है। ऐसे ही हिमालय से हमारी देश की नदियाँ और उपनदियाँ जन्म लेती हैं।
इन्हीं नदियों के कारण उत्तर भारत में खेती होती है, पेयजल मिलता है। मतलब इनके बिना खाना और पानी दोनों संभव नहीं और इंसान का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण हमारे हिंदू धर्म में हिमालय को अत्यंत पवित्र माना गया है। इन्हें देवभूमि कहा गया है, यानी भगवान का निवास स्थान। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद और महाभारत में भी हिमालय का उल्लेख किया गया है, पवित्र और शक्तिशाली पर्वतों के रूप में। और उसका कारण इनसे निकलने वाली नदियां ही हैं। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।